अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। मैं हूं सारा इलियास, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सारा, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, नए पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज़ हो चुका है और नई तारीख रकम होने जा रही है। कल वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर, और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है, मुआशी लिहाज से भी, दिफाई लिहाज से भी और अस्करी लिहाज से भी। अरबों रुपए के मुआहदे जो हैं, अरबों डॉलर्स के मुआहदे जो हैं वो साइन होने हैं, MOUs पे बातचीत की जाएगी और हम बहुत सारे अच्छे और मस्बत नताइज इस दौरे को लेकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस सारे मामले पर हम बड़ी तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। मुझे तो पता नहीं है कि आप शायद पिछले एक हफ्ते में सोए भी होंगे कि नहीं। ये तो आपका वो बहुत बड़ा आपका इवेंट है आपके लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपने टाइम निकाला। एक आपको सवाल करने से पहले सारा सिर्फ ये बता दूं कि इसके बाद वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस ये जो इंडिया वाला हम सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इंडिया का भी करेंगे। हारून साहब ज़रा प्लीज़ आसान लफ्ज़ों में बताइएगा ये क्या हो रहा है, डील क्या है हमारी सऊदी अरेबिया के साथ। जी हज़रत साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखिए, एज सच ये जो है एक बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि अहम नौयत का दौरा है, तारीखी दौरा है, लेकिन इस पे जो फर्क ये है इस दफा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इरादा किया है, उसका जो पहले अभी तक हमारे उनके ताल्लुकात थे, ये उसको एक बहुत ऊपर के लेवल पे ले जाएगा। लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि इस दफा जो हम पिछले 3-4 माह से उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे, तो उन्होंने हमें हमारे मुल्क के ऊपर अब फैसला किया है कि वो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में। जब कोई मुल्क ये फैसला करता है कि एक मईशत में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट करता है, इसके 3-4 मतलब है। एक तो ये है कि उनको उसके स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर एतबार है। दूसरा, उनको ये भी इस वक्त नजर आ रहा है कि ये मुल्क जो है ना सिर्फ कमर्शियल रिटर्न्स के लिए अच्छा है, बल्कि कल को मजीद खित्ते के दरवाजे खोल सकेगा। तो ये तो एक ओवरऑल जो डायरेक्शन की सिमत की तब्दीली है दोनों ममालिक की, वो बहुत ही खुशाइंद है। अब जहां तक हमारा कॉन्क्रीट के हम उनसे कल साइन क्या करेंगे इंशाअल्लाह, उसमें हमारे 3 लार्ज स्केल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की साइनिंग एक्सपेक्टेड है। एक तो सऊदी अरेबिया अरामको जो है वो रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसका MOU साइन होगा उनके जो है एनर्जी के मिनिस्टर और हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर। दूसरा हमारा साइन होगा जी एनर्जी सेक्टर का, खास तौर पे ऑल्टरनेट एनर्जी पार्टनरशिप का। और तीसरा है हमारा मिनरल्स और इसको डेवलप करने का MOU। तो ये 3 तो जो जिसको मैं कहता हूँ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा उनके साथ तकरीबन कोई 30 से 35 बिजनेसमैन तशरीफ ला रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ मिलके एक इन्वेस्टर फोरम कर रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप भी आगे जा सके। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो ज़रा स्पेसिफिक्स थोड़े से आ जाए। तो ये सऊदी अरामको की जो रिफाइनरी है, ये सिर्फ रिफाइनरी रहेगी या ये एक सुना है कि शायद ये पेट्रोकेमिकल्स प्लांट हो जाए और ये तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। इस अगर ये हो गई, चाहे रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? पैसा पूरा सऊदी अरेबिया लगाएगा, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? जी, ये जो प्रोजेक्ट है जी, अभी तक जो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है तो वो गवादर के आसपास लगाना चाह रहे हैं। और इसकी मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेक्निकल जो मालूमात हैं उसको एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है, कि जो ही ये MOU साइन होगा, इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी और रिपोर्ट्स शुरू हो जाएंगी। वो रिपोर्ट्स फिर बताएंगी कि ये खाली क्या वो रिफाइनरी रहेगी, कि इसके साथ एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बन पाएगा और कोई नाफ्टा क्रैकर या कोई और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें जाएंगे। तो इसमें तो जो सऊदी तो इसको बहुत ही बुलिश तरीके से पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन अभी ये कहना मुनासिब नहीं है कि ये एग्जैक्ट शक्ल क्या होगी। आगाज इसका रिफाइनिंग से है, क्योंकि हम सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेते हैं,
تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہیں پر پورٹ پر اس کو ریفائن کر کے نہ صرف پاکستان کی ضرورت پوری کرے، لیکن مستقبل میں اگر پائپ لائن سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ویسٹرن چائنا تک جو کہ پلان ہے، تو وہ پھر خطے کے باقی ممالک کو بھی آئل کی فراہمی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارون صاحب اس سے ہمیں ڈائریکٹ بینیفٹ کیا ہوگا ادر دین کہ شاید جاب کریشن ہو، اور چونکہ ہائیلی کیپٹل انٹینسو ہے تو سنا ہے 300 سے زیادہ 400 سے زیادہ جابز نہیں ہوں گے، ادر دین دیٹ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے مانیٹری ٹرمز میں؟ ہمارے اس میں دیکھیں جی ایک میگا پروجیکٹ جو ہے اس میں ہمارے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہم جو آئل ہے کروڈ آئل لیتے ہیں اور دوسرا آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے امپورٹ بل کو ریفائنڈ پروڈکٹ یہاں ملنی شروع ہو جائے گی تو وہ ہمیں ہمارا جو پریشر رہتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر وہ کم ہو جائے گا۔ یہ ریفائنڈ کا ہے جو ریفائنڈ ہم پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی، جو ہم ریفائنڈ پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو اس کی کیپیسٹی بڑھے گی تو یہاں سے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے، اور اگر یہ ٹریڈ کوریڈور بنتا ہے تو پاکستان کے لیے جس کو ہم فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز کہتے ہیں، بہت سی لاجسٹکس کی انڈسٹریز ڈیولپ ہوں گی۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ آپ دیکھیے نا کہ پاکستان تو صرف زمین دے رہا ہے، آپ نے پوچھا تھا یہ پروجیکٹ کون لگائے گا؟ جی، اس پروجیکٹ کی ٹوٹل فائنینسنگ جو ہے وہ سعودی کمپنی ارامکو ارینج کرے گی، جس میں ڈیٹ بھی ہوگا اور ایکوٹی بھی ہوگی۔ تو پاکستان کی پارٹیسپیشن جو ہے اس میں وہ زمین کی شکل میں ہے کہ آیا ہم کس صورت میں ان کو زمین دیتے ہیں، ایکوٹی کی شکل میں دیتے ہیں یا لیز پہ دیتے ہیں۔ تو ہمارا اس کے اندر کیپٹل سٹیک بڑا لمیٹڈ ہے، لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں نہ صرف وہاں کے بلوچستان کے عوام پہ بلکہ یہ تو ہمیں ایکسپورٹ میں بھی ہیلپ کرے گا اور ہمارا امپورٹ بل کم کرنے میں بھی ہیلپ۔ کوئی ہم ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہماری سیونگ ہوگی ریفائنڈ پروڈکٹس کی جو ہم ابھی کرنٹلی امپورٹ کرتے ہیں اس کی سیونگ میں پوٹینشلی کتنی سیونگ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک سال میں جب یہ چل پڑے گا رفلی؟ جی ابھی تک تو جی جو ہم تقریباً $3 ارب کا کروڈ امپورٹ کر رہے ہیں وہاں سعودی عرب سے، جی، لیکن یہ تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ انہوں نے جو انڈیا ظاہر کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ 3 لاکھ بیرل اس کی کیپیسٹی ہوگی۔ ٹھیک، وہ تو پھر اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اوپر اور آئل پرائسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں ویری کرتی ہے، صحیح، تو اس کی پروجیکشنز جو ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بڑے آرام سے کنزرویٹیولی اسپیکنگ اراؤنڈ $1 بلین کا آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ تو کم ہوتا ہے اگر اس لیول کی ریفائنریز شروع ہو جاتی۔ سمجھ کے، اور اس کے اندر یہ تو کوئی چیز یہ بتائیے گا کہ ہم ول وی بی باؤنڈ ٹو بائی سعودی کروڈ، یا یہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے جو بھی ہمیں بیسٹ آفر دے گا جب یہ چل پڑے گا؟ نہیں جی، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ ہے، اس کی بیڈنگ ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو اچھا سودا ملتا ہے آپ لیتے ہیں۔ آپ کے شاید علم میں ہو کہ یہ تو ریفائنری ابھی لگنا شروع ہوئے گی، اس کی تیاری ہم آلریڈی کافی ایڈوانس سٹیج میں ہیں ٹیکنیکل سٹڈیز کی، جو ہم UAE کے ساتھ ریفائنری لگا رہے ہیں ہب کے پاس خلیفہ پوائنٹ پہ۔ تو وہ ریفائنری بھی 2.5 لاکھ بیرل اس کی کیپیسٹی ہے، اور اس کی ٹیکنیکل سٹڈیز جو ہے اگلے 6 ماہ میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ So with these 2 refineries, on the coastline of Pakistan in the south, ہمارے پاس جو ہے خاصا سالڈ بیس جو آئل اور پیٹروکیمیکل پروڈکٹس کا انشاءاللہ بن جائے گا جو ہم ابھی امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے پھر تو یہ اگر آپ نے 1 بلین یہاں ہے، تقریباً بلین ہم دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ وی آر ایکسپیکٹنگ اے ونڈ فال شاید 2 بلین اگر ایکسپورٹس ہو گئی جو آپ بات کر رہے ہیں اور ٹریڈ کوریڈور بن گیا تو یہ اور بھی ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے کوئڈ پرو کیوں ہمیں اس کے عوض سعودی عربیہ کو کیا دینا پڑے گا، یا یہ پیورلی انہوں نے اکنامک بیسس پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے؟ دیکھیے یہ جو اس وقت پروجیکٹس ہیں اس کے اندر نہ تو کوئی گورنمنٹ کی گارنٹی انوالوڈ ہے، ٹھیک، نہ اس کے اندر کوئی گارنٹیڈ ریٹرن انوالوڈ ہے۔ ٹھیک، ہم جو ہے اس وقت ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت ساری سہولیات دیں گے جو باقی انویسٹرز کو دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیے جب بھی کوئی ملک انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرتا ہے، جیسا کہ پاکستان نے پچھلے 5 برس میں کیا ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر بھی بنایا ہے، اب گوادر پورٹ کے خد و خال بھی نظر آ رہے ہیں، تو وہ پرائیویٹ کیپٹل کو اٹریکٹ کرتا ہے جی۔ تو یہ ایک جو ہے نا اس کا پازیٹیو ریٹرن ہے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کا کہ اب لوگ یہاں پر لانگ ٹرم پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی بہتر ہو گئی ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو 5 دورے کیے
वो सब के सब इन्वेस्टमेंट लिंक थे। तो पैगाम बड़ा क्लियर उन्होंने दिया कि जी आप हमारे मुल्क में आइए, हम आपको हर तरह की फैसिलिटेशन देंगे, लेकिन रिस्क आप लीजिए, बिजनेस रिस्क, अपना एनालिसिस कीजिए। ये उनका एक सॉवरन रिस्क का डिसीजन है कि जी पाकिस्तान अब एक इमर्जिंग मार्केट है जिसके अंदर वो लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाह रहे हैं। इसमें कोई हुकूमत की सब्सिडी या गारंटी बिल्कुल नहीं है। जो टर्म्स अगर कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आता है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यूएई का लग रहा है, हम वही टर्म सऊदी अरब को भी ऑफर करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन उठ रहा है और वो जो मीडिया में भी है कि शायद ये गवादर में जब लग रहा है तो इससे चाइना थोड़ा सा नर्वस है कि सऊदी अरेबिया गवादर में आके रिफाइनरी लगा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए जी, पहली तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, उसकी मैं आपको रीजन देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डॉक्यूमेंट स्टडी करें तो उसका 3 फेजेस है। पहला फेजेस है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना है। पाकिस्तान का कॉरिडोर जो सीपैक है वो 6 में से 1 कॉरिडोर है। तो वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं जिसमें बिजली के कारखाने हैं और ट्रांसपोर्ट की लाइंस हैं, सेकेंड फेज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट सेज कि जी इंडस्ट्री लगेगी। तीसरा फेज जो है उसका वो खित्ते की कनेक्टिविटी है। तो ये BRI का हिस्सा है चीन का कि सारे चीज में जो खित्ते के ममालिक हैं वो कनेक्ट हों और यहाँ पर आए। तो ये बेसिकली हम जो इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वही ट्रेंड है, और ये तो चाइना का अपने प्लान में और उनके लिए बेहतरी है। और बल्कि आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि चाइना का डिस्टेंस कम होगा तो कल को शायद वो अपना नॉर्थ साउथ पाइपलाइन का प्रोजेक्ट तेज करके यहाँ से तेल खरीदना चाहेंगे। हारून साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से इंशाल्लाह मुआहदे साइन होंगे, MOU साइन होंगे, तो हमारा जो मुआहदा है, ये MOU है, वो एक पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर वो साइन हो जाएगा। उसको अमली शक्ल देने के लिए, उसको हकीकत में ढालने के लिए एक टाइम पर, एक सर्टन टाइम में, हमारे पास ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हुकूमत की तैयारी कैसी है? जी, हुकूमत की बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है जी। हमें जाहिर है कि अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जब भी आप कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको नेगोशिएशन की स्किल्स चाहिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रक्चरिंग की स्किल्स चाहिए, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अब जो है एक्सपर्ट्स के साथ राब्ता कर रहे हैं ताकि वो आ सके। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो ही MOU साइन होंगे उनके विद इन वीक्स टेक्निकल काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये जहन में रखिएगा कि जो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ये ओवरनाइट नहीं लगते हैं। जैसे ये रिफाइनरी का खाली जो फिजिबिलिटी का टाइम है ये 12 से 18 माह होता है। तो हम तीसरे माह में एक्सपेक्ट करेंगे कि ये तीसरे साल में कि ये जो है बाकायदा इसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो। हाँ, जो हमारा दूसरा MOU है ऑल्टरनेट एनर्जी का, उसमें मुझे बताया गया है कि अगर वो शुरू करें तो ये 2 साल में प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ठीक, थैंक यू। इसमें एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले चंद सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो $44 बिलियन की हम सुन रहे हैं कि इंडिया के साथ भी इनकी बात चल रही है रिफाइनरी की और पेट्रोकेमिकल हाइड्रोक्रैकर प्लांट की, उसका क्या इम्पैक्ट है, या वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपनी एक और इकोनॉमिक रेवेन्यू रिटर्न स्ट्रीम जनरेट करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ? जी हैदर साहब, इस पे सूरत हाल इस तरह है कि सऊदी अरब का एक, अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़े वेबसाइट पे, उसको विजन 2030 का नाम दिया जी 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 बिल्कुल। इसके अंदर ये जो इनके बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खित्ते में डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया है, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया की माशी हालत जो है ना जी वो एक फ्लक्स में है। तो ये ममालिक अपना अब जो रिस्क है वो मुख्तलिफ इमर्जिंग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी मार्केट है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो दुनिया में है इस वक्त हाईएस्ट साउथ एशिया और अफ्रीका में है। तो ये लोग जो प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाते हुए जो ममालिक नजदीक है वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छा, इस पे हारून साहब आपसे मजीद बात करेंगे, हमें एक्चुअली एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, इसी मामले पर आपसे मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू डायलॉग। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। कल वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, 2 रोज़ा दौरा होगा और बहुत अहमियत का हामिल है। पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर्स के मुआहदे साइन होंगे पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान, MOU साइन होंगे और एक नया दौर जो है ताल्लुकात का वो शुरू हो जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि हम ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि कौन कौन से मुआहदों पर बातचीत हो सकती है, कौन कौन से MOUs जो हैं उन पर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पाकिस्तान की कौन कौन सी मार्केट्स ऐसी हैं जिनमें आपको पोटेंशियल नजर आता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं? हारून साहब, आई गेस हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, तो बात करते हैं उनसे। आपको कैसा लग रहा है हैदर साहब, ये दौरा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके ख्याल में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? आई थिंक सारा, थैंक यू सारा, जो हारून साहब ने बात बताई है ना, वो मेरी असेसमेंट बिल्कुल वही थी कि ये एक प्रेडोमिनेंटली जो है ना, ये एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप का आगाज़ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, और ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारी पास्ट रिलेशनशिप्स से में जिसमें हम एक किस्म का समझे कि हमारे पास पैसा नहीं होता था। एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से डिफरेंट है। तो डिफरेंट इस तरह है कि पहले हमें पैसे की ज़रूरत होती है, मुझसे पैसा मांगते थे, हमारे पास होता नहीं था, हम कहते हैं भाई उधार पे हमें तेल दे दो। कभी हिस्टोरिकली देखें, अगर आप पीछे जाएं तो एक किस्म का सिक्योरिटी मुआहिदा था कि ज़ियाउल हक के ज़माने में कि जी आप फ़ौज रखें, उसके एवज़ ये हमें पैसे दे। कुछ ये भी ख्याल है कि जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी उन्होंने हमारी मदद की, उसकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग थी। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। ये चेंज आया है, मेजर चेंज आया है 2000 जब मोहम्मद बिन सलमान आए हैं पावर में, और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं बहुत बुरी तरह। जब वो गिरी है ना, तो इनकी सॉवरन वेल्थ जो इनकी जो वेल्थ थी वो बहुत कम होनी शुरू हो गई, और उनको खदशा ये हो गया। हैदर साहब, हारून साहब हमारे साथ आ गए और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जी हारून साहब, आर यू ऑन द लाइन? जी आया जी। हारून साहब, ये अभी सारा ने एक सवाल पूछा था, आई जस्ट वांट टू रिपीट इट। वो ये कह रही थी कि ये सऊदी अरेबिया तो आ रहे हैं पाकिस्तान इन्वेस्ट करने, पाकिस्तान में क्या ये एकदम ऐसे सुरखाब के पर हमारे निकल आए हैं कि ये आ रहे हैं और मुल्क में आना चाहते हैं? कौन सी मार्केट्स में पोटेंशियल है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है? जी देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर जी, पहले तो बिल्कुल जो बात मेन थी, क्योंकि पाकिस्तान को एक कॉन्फ्लिक्ट लिंक की लेंस से देखा जा रहा था बहुत सालों से। एक तो अब जो हमारी परसेप्शन है सिक्योरिटी की बेहतर हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक तो बड़ा क्लियर है जी, इट्स ए यंग कंज्यूमर मार्केट। एवरेज एज एक पाकिस्तानी की इस वक्त 23 साल है, और हमारे पास जो एक इमर्जिंग जो है कंजम्पशन पावर भी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है एंडोमेंट्स बहुत अच्छी हैं जिसको लोग यूज करना चाहते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का कमी थी, वो भी हमारी खासी हद तक बेहतर हो गई है। जो सबसे बड़ी बात है कि अब देखें, हमारा वेस्टर्न चाइना से लिंक हो चुका है, एक नई पोर्ट बन चुकी है। अगर आप वेस्टर्न चाइना की आबादी मिला लें तो हमारी जो मार्केट है तो उसमें तकरीबन 150 मिलियन लोगों का इजाफा हो जाता है। तो पाकिस्तान एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि इसमें बेसलाइन इतनी कम थी कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, चाइना, बल्कि अब हम जब UAE गए हैं, मलेशिया, कोरिया, ये सब इन्वेस्टर्स जो हैं अब ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे तैयारी कर रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बताता चलूं कि जो फ्यूचर है इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ का या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एशिया है। तो हमें जो है एशिया के नेबरिंग ममालिक के ऊपर फोकस रखना है, ताकि वो यहाँ पर जितने स्टेक्स बढ़ेंगे उतना हमारा भी फायदा है स्टेबिलिटी वाइज और ऑल्सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाइज, क्योंकि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपनी एक्सपोर्ट बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक, तो थैंक यू। एक दो स्पेसिफिक सवाल इसी विजिट के साथ, ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी में क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कह रहे हैं? जी, ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा एक तो एनर्जी मिक्स में अगर आप जैसे देखते हैं दुनिया में, ये जो विंड है और सोलर पावर है, इसकी कीमतें बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी भी बिजली की कीमत निस्बतन ज्यादा है।
तो एक तो हमें इसका पोर्शन बढ़ाना है अपने एनर्जी मिक्स में। एक तो ये क्लीन एनर्जी होती है, दूसरा इसकी कीमत कम है। तो इसमें जो है तकरीबन 2000 मेगावाट का पावर लगाने का जो इंटेंट सऊदी अरब ने शो की है, और वो इसकी फिजिबिलिटी शो करेंगे कि कहाँ कहाँ विंड की फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ सोलर की है। और उनकी जो कंपनी है एक्वा पावर, वो इस वक्त 5 ममालिक में खित्ते में ये ऑलरेडी लगा चुकी है। वो मोरक्को में बहुत ज्यादा ऑल्टरनेट एनर्जी बना रहे हैं, जॉर्डन में तो 50% से ज्यादा बना रहे हैं, और दुबई में भी बना रहे हैं। तो उनके पास खित्ते का तजर्बा है। तो हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड जी कि हमारा जो ऑल्टरनेट एनर्जी बेस मजीद स्ट्रेंथन होगा। तो ये प्राइमरीली आप विंड और सोलर की बात कर रहे हैं, LNG पावर्ड नहीं है इसमें कुछ? जी अभी तक तो इसकी बात हो रही है, अब वो फिजिबिलिटीज होंगी। लेकिन जो मैं एनर्जी सेक्टर का आदमी तो नहीं, इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा सकते हैं। अच्छा, और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो 3 LNG हमारे पावर प्लांट हैं, एक भिक्की, एक बलोकी, एक हवेली बहादुर शाह, ये 3600 मेगावाट के हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं और ये चल रहे हैं, इनको भी बेचने का इरादा है और इसमें सऊदीज़ इंटरेस्टेड हैं बिडिंग करने के लिए? सुना है इससे भी $2-4 बिलियन का प्राइवेटाइजेशन का इम्कान है। जी सऊदी अरब ने बिल्कुल इसके अंदर ख्वाहिश का इजहार किया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब भी किया था। तो उस वक्त हमारा जो तरीका है जी, जो गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं उनको बिडिंग के थ्रू प्राइवेटाइजेशन के कानून के तहत बेचा जाता है। तो 2 प्लांट जो हैं जिनको फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है, जो कि हवेली बहादुर शाह है और बलोकी है, वो हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने लिस्ट पे डाल दी है। उसके फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं इंशाल्लाह इसमें अपॉइंट हो जाएंगे। फिर जो सऊदी अरब भी बिड करेगा, बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे, तो जो ज्यादा बिड देगा हम वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हारून साहब, एक सवाल रह गया है आपसे, वो अगर आप बुरा ना मनाएं, थोड़ी देर हमारे पास ठहर जाइएगा। वो सवाल है कि रिकोडेक का जो प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी आई है, सुना है 11 बिलियन का हमारे ऊपर फाइन भी आने वाला है, उसमें भी सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड है, उसके मुतालिक बताइएगा। इसका आपसे जवाब लेंगे हारून साहब, हमारे साथ रहिए। कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू डायलॉग। नाज़रीन, पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल आ रहे हैं पाकिस्तान 2 रोज़ा दौरे पर। एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हारून साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी हम पिछले चंक में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर पोटेंशियल नजर आता है फॉरेन इन्वेस्टर को, आपको लगता है कि इसके साथ साथ हमारी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का भी रोल है और अब हमारी लीडरशिप पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको एतमाद भी है? जी बिल्कुल, एक्चुअली फंडामेंटल पॉइंट है ही ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उन्होंने जिस तरह अप्रोच किया है और बिल्कुल एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान की वैल्यू प्रोपोजिशन टेबल पे रखी है, और हमने इसको एक कलीजिएट मैनर में, जहाँ पर फॉरेन ऑफिस तो ऑब्वियसली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो हमने टोन सबके साथ ली है, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। ये जितने डोर्स खुल रहे हैं, इसमें लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है, दैट इज द फंडामेंटल और मेन पॉइंट। इसमें मैं एक और नुक्ता आपको बताता जाऊं कि जो अब ममालिक हैं ये जितने, क्योंकि ये कमर्शियल डिसीजंस होते हैं और इसको उन्होंने रिस्क इवेल्युएट करना होता है, उन्होंने एक और चीज को सराहा है कि प्राइम मिनिस्टर के जितने दौरे हुए हैं, अब उसका फॉलो अप जो है पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। वो जो इदारे हैं, जब उनके इदारों से बातचीत करते हैं तो फिर आप डिटेल्ड टेक्निकल कन्वर्सेशन करते हैं। जो माजी में होता रहा है उनका तजुर्बा, वो 1 या 2 इंडिविजुअल उनसे डील किया करते थे। तो ये बहुत फर्क है कि ना सिर्फ लीडरशिप की जो एक्सेस है उसको अप्रिशिएट किया गया है, उसकी ऑनेस्टी को, जैसे इमरान खान साहब ने जब हम सऊदी अरब गए थे तो इन्वेस्टमेंट फोरम में पहली बात ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की थी, और मोहम्मद बिन सलमान भी उसी पे कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं इसको एक्चुअली वेलकम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, और तो वो जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर जो नैरेटिव रखा था इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि उससे बहुत फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ जी, यकीनन।
थैंक यू। ये तो खैर बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनल इंगेजमेंट है और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट का एक्सपेक्टेशन हो सकती है। रिकोडिक का बताइएगा, रिकोडिक में भी सुना बहुत इंटरेस्ट है, बलूचिस्तान के साथ है, ईरान का बॉर्डर है, उधर से खबरें आती हैं कि ईरान शायद बड़ा परेशान हो कि सऊदी अरेबिया हमारे करीब आ गया और 11 बिलियन का फ़ाइन आने वाला है, तो ये कैसे होगा सब? देखिए जी, जहां तक तो ये माइनिंग और मिनरल्स का सेक्टर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सूबे का जिम्मेदारी है। जो रेकोडेक है उस पर मैं कमेंट इसलिए ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक लीगल लिटिगेशन के आखिरी मराहल में है। सऊदी अरब ने जो हमने मुआहदा किया है वो एक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट का जनरल मुआहदा है। अब सऊदी अरब जिस सूबे में जाना चाहेगा वो उससे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करेगा। तो एज सच कल हम कोई रेकोडेक का एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहे क्योंकि वो तो ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट वो लिटिगेशन में है और उसका फैसला होना है। पाकिस्तान के अलबत्ता ये बहुत मफाद में है कि अगर रेकोडेक को कोई थर्ड पार्टी उसको इंटरनेशनल लिटिगेटर्स के साथ निगोशिएट करके किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाए। लेकिन मैं दोबारा अर्ज करता चलूं कि ये जी सूबे का मसला है और इसको सूबा लीड करता है। और ये जो ईरान का एक है कि जी ये ईरान को शायद ये खदशा है कि जी हम सऊदी अरेबिया के इतने करीब आ रहे हैं, गवादर में वो आ गया, चाबहार साथ है, हो सकता है रेकोडेका हो जाए, उससे उनके नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट हो। देखिए जो फ्यूचर है जी इस वक्त जो इस खित्ते का है, अगर तो साउथ एशिया ने और साउथ वेस्ट एशिया ने ईस्ट एशिया के लेवल पे जाना है तो अब तो हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स की गेम में और वैल्यू चेन्स में आना पड़ेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, मैं किसी खदशे से मुझे तो नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तान की मैं पॉलिसी बता दूं कि इस वक्त जो हम इंसेंटिव्स या ऑफर दे रहे हैं वो लेवल प्लेइंग है सब ममालिक के लिए। जो भी आना चाहेगा इन्हीं टर्म्स के ऊपर हमारे इकोनॉमिक जोन भी वही ऑफर कर रहे हैं, किसी के लिए कोई खसूसी चीज नहीं की जाती। हाँ, ऑब्वियसली इस मार्केट में जो भी अपना कदम पहले जमाएगा उसके लॉन्ग टर्म फवायद ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ साहब, आप निकाला है हमारे लिए बड़े क्लियरली, इन्होंने सब कुछ बताया है कि किस तरह से मुआहदे अगर साइन हो जाते हैं तो उनको हकीकत में किस तरह से ढाला जाएगा, किस तरह से अमली शक्ल दी जाएगी, गवर्नमेंट की क्या प्लान है, और ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली हमें इंतजार करना पड़ेगा। हैदर साहब, अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और सब कुछ बहुत ही खुशगवार माहौल में होने जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी खुशी दुश्मन को ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती, तो दुश्मन ने भी अपना एक जैसे कहते हैं कि मौके का फ़ायदा उठा के वार किया है और एक हम तो जो भी कुछ हो अगर बुरा हो हम उसको कंडेम ही करेंगे। ईरान में देखा जाए और पुलवामा में देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और उसके बाद भारतीय मीडिया की बात की जाए तो भारतीय मीडिया ने अपना वही रिवायती जो उनका एक एटीट्यूड होता है उसका उन्होंने मुजाहिरा किया और पाकिस्तान पर बगैर किसी तहकीकात के उन्होंने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। ये किस तरह की सिचुएशन बन गई है? थैंक यू वेरी मच। ये इंडिया का तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पुलवामा का जो ये अटैक है इसके ऊपर बात करें, इसको थोड़ा सा बस मैं क्विकली रैप अप कर लूँ। ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश हो गई है और ये पहली दफ़ा म्यूचुअली बेनिफिशियल है और हम कोई भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने अपनी खुद असेसमेंट की है, रिस्क असेसमेंट की है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अपने देखे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखे, हमने अपने इंटरेस्ट देखे। म्यूचुअल इंटरेस्ट है और ये सबसे बड़ी गेन है मेरे ख्याल में नई हुकूमत के आने के बाद जो पाकिस्तान की बड़ी गेन। देखिए पाकिस्तान स्टेबलाइजिंग फैक्टर है इस रीजन में और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वक्त एक मजबूत कुर्सी पे बैठे नहीं हैं। उन्होंने एक 90 साल का जो उनका एक फ्रेमवर्क था ना गवर्नेंस का उसको हिला दिया है पिछले साल। तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएँ। अगर वो नहीं लाएंगे उनकी अपनी जो पावर है ना वो भी शेकी है। तो इसलिए पाकिस्तान और जहाँ भी वो जा रहे हैं उसके लिए जाना ज़रूरी है। हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया स्टेबल रहे, ईरान के लिए भी ज़रूरी है सऊदी अरेबिया स्टेबल रहे बिकॉज और सबसे बड़ा इसमें फैक्टर स्टेबिलिटी देने वाला पाकिस्तान है। तो ना हमारा इकोनॉमिक सिर्फ एक एसेट हम हैं इन लोगों के, हम एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं इस रीजन में और ईरान और सऊदी अरेबिया को मिलाने के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल करेगा। और आप देखें स्टेबिलिटी के लिए, आपके अंदरूनी स्टेबिलिटी के लिए खिदबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको तो समझ आ गई, इंडिया को समझ नहीं आ रही, क्यों समझ नहीं आ रही, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।
बैक वंस अगेन टू डायलॉग। नाज़रीन, पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे, और इंतहाई खुशगवार माहौल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनकी आमद है, कल वो आएंगे और 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इंतहाई अच्छे और मस्बत नताइज जो हैं दोनों साइड से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हैदर साहब, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, फिर अफगान मुफाहमती अमल वो भी आगे चल रहा है, फिर साथ हम देखते हैं कि 18 फरवरी को कुलभूषण यादव की जो समात है वो भी मुकर्रर की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट में वो उसकी हेयरिंग है। इस सारे तनाजुर में पुलवामा में अटैक हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है और फिर भारत बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर कोई सबूत दिए जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। इस पूरे केस में आपको क्या लगता है इस वाक़े का जो पुलवामा में हुआ है उसका बेनिफिशियरी कौन है? जी, थैंक यू सारा। इसका कॉन्टेक्स्ट बेनिफिशियरी तो खैर ऑब्वियसली अगर एक है तो वो इंडिया है। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। एक सवालिया निशान है इसकी टाइमिंग, दूसरा सवालिया निशान है कि एक वेस्टर्न बॉर्डर पे भी अटैक हुआ और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी हुआ। एक मैसेज ईरान के लिए है कि देखो अभी तक पाकिस्तान में टेररिज्म है और देखो मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है पाकिस्तान और सऊदी आ रहे हैं और ये देखो ये इस किस्म के जो एंटी ईरान ग्रुप्स हैं वो और फिर मुतहर्रिक हो जाएंगे और तुम्हारे पर अटैक बहुत होंगे। दूसरी तरफ क्या है कि जी देखें, ये तो अभी तक एक टेररिस्ट स्टेट है जो जहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं और यहाँ से अटैक होता है। अमेरिका होशियार हो जाओ, तुम अफगानिस्तान से निकल, और अमेरिका ने कह भी दिया कि सेफ ठिकाने जो हैं वो उनके ख़त्म करें। हाँ, और अमेरिका तुम होशियार हो जाओ कि जनाब ये आप तो कह रहे हैं अफगानिस्तान को ये संभालेंगे, देखो ये क्या हो रहा है। मुझे ये बताएं, 25 किलोमीटर श्रीनगर से 350 केजी डायनामाइट एक गाड़ी में लोडेड पता नहीं कहाँ तैयार की गई, कहाँ से चलती हुई आई। ज़बरदस्त वहाँ कॉर्डन है। मुझे किसी ने कहा है कि जी हर तीसरे किलोमीटर पे मेजर कॉर्डन होता है और उससे कम माइनर कॉर्डन होता है। उधर से भी निकल गई, एक बंदा चला रहा है और एक मेजर कॉन्वॉय जा रहा है, उसमें जाके जनाब टक्कर मारता है और ये ब्लास्ट करते। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये जो फ्लैग, अगर मैं इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहूँ ना कि ये हिंदुस्तान ने करवाया है और ये करवाया है कि पाकिस्तान को ब्लेम को, ये बहुत इसके अंदर सदाकत है इस बात में। क्यों? ये नहीं है कि जो करने वाला है वो हिंदू एजेंट था, नहीं, या इंडियन एजेंट था। वो जो करने वाला होता है वो अपनी समझ से कर रहा हो कि जी मैं तो ये अपने जो मेरा मकासद है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। उनके पीछे उनके हैंडलर, उनके पीछे उनका हैंडलर, उसके पीछे उसका हैंडलर जो है ना वो कोई और होता है। और उसने जिस साइकी के तहत किया होगा वो हम सब जानते हैं। जी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि उन्होंने कहा जी लोकल न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने एक कहा कि जी हमारा क्लेम है, बाद में डिनाइल आ गया। वो डिनाइल तो नहीं कोई छाप रहा, लेकिन है कि जी लोकल न्यूज़ कश्मीरी एजेंसी को बता दिया गया है कि ये जी अटैक जो है ये जैश मोहम्मद के। देखें, टेररिज्म इज़ टेररिज्म। मैं बिल्कुल इस अटैक को नहीं सपोर्ट करता और जो ये लोग मारे गए हैं ये बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, सारी दुनिया इसको हम कंडेम करती। लेकिन जो इंडिया ने ये जो इसकी एक स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको बताऊँ, 1971 का जहाज़, फिर 1999 में काबुल में अटैक, फिर इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक, फिर समझौता एक्सप्रेस, मुंबई का अटैक, 2013 का बिहेडिंग जो की गई, और सबसे बड़ा सेहरा उनका कुलभूषण है। इंडिया इज़ डेस्परेट। इंडिया का असर रसूख इस रीजन में कमज़ोर हो गया। इंडिया ने अफ़गान जो बैटल थी ना उसको काबू करने के लिए अफ़गानिस्तान को हार गया। अमेरिका मान गया है कि पाकिस्तान एक मेजर फोर्स है जिसको सिक्योरिटी लेंस के थ्रू नहीं देखा जा सकता। हम पाकिस्तान की जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है इस अफ़गान सिचुएशन को सॉल्व करें, हम उसको मान गए हैं। उन्होंने ये इतना भोंडा मजाक किया है पाकिस्तान, इंतहाई भोंडा प्रोपेगेंडा। और एक अपकमिंग इलेक्शंस भी तो हैं, वो भी तो एक फैक्टर है हैदर साहब। अपकमिंग इलेक्शन है, 7 लाख फौज, 30 साल से 1 लाख कश्मीरी शहीद हो गया है, सैकड़ों हजारों औरतों के साथ ज्यादतियां, बच्चों को मारा गया, लोगों के साथ बुरा हाल।
اپنے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے جب ٹویٹ کیا، اپنے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. فاروق عبداللہ کہتا ہے لوگوں کو، جو ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ غدار کہنا شروع ہو گئے. انڈینز ہی نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے ڈائیلاگ کی بات کریں، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. جی فاروق عبداللہ جیسا جس کو ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، غدار کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اپنے گریبان میں جہاں کی دیکھ. یہ راگ اب نہیں چلے گا. حالانکہ امریکہ نے ان کو جو سٹیٹمنٹ دیے مائک پومپیو نے اور دوسرے نے، وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے، وہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ انڈیا کے ساتھ اپنی یکجہتی کرنے کے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹیٹمنٹ تک ہے. انفارچونیٹلی انڈیا کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ چکی ہے. یہ بتاؤں، یہ جتنی چیزیں انڈیا نے کی ہیں نا، یہ چیزیں ان کو دے ول کم ٹو ہانٹ دیم. کشمیر کی جدوجہد اور کشمیر کی شہادتیں کوئی نہیں بھولے گا، اور اس کا جواب انڈیا خود دے گا، اس کو دینا پڑے گا. تھینک یو سو مچ حیدر صاحب. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ پاکستان.